हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है टैक्सेशन ऑन पार्टनरशिप फर्म्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था एओपी एंड बीओआई। ये थोड़ा सा सिमिलर भी है बट काफ़ी हद तक डिफरेंट है। सिमिलरिटी ये है कि इसके अंदर भी दो पार्टीज होती हैं हमारे पास, जैसे उसमें एओपी और उसके मेंबर्स होते थे, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, दोनों की टैक्सेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें सारी की सारी कॉम्प्यूटेशंस यहाँ पर करनी है कि भाई कितना हिस्सा जो है वो फर्म के पास टैक्सेबल होने वाला है और कितना हिस्सा है जो पार्टनर्स के पास टैक्सेबल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास देखें यहाँ पर, तो वी विल हैव टू पार्टीज यहाँ पर। ठीक है, एक आ गया आपका फर्म और एक आ गया आपका पार्टनर। ठीक है, तो भाई अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका जो पूरी फर्म की इनकम आने वाली है, ठीक है, फर्म की जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल होने वाली है किस रेट से, एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, जिसके अंदर ऐड होगा आपका 12% सरचार्ज अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो, और उसमें ऐड होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब यहाँ पर जो सरचार्ज है वो एक फ्लैट रेट है, यहाँ पर स्लैब्स नहीं है। तो 1 करोड़ से इनकम ऊपर जाते ही 12% हो जाएगी, चाहे जितनी भी ऊपर जाए इनकम। ठीक है, इट डजंट मैटर। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो आपके स्पेशल रेट्स वाली इनकम्स हैं, लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A, 112A, तो वो जो रिस्पेक्टिव रेट्स हैं एज इट इज वो यहाँ पर लग जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो रिस्पेक्टिव रेट्स लग जाएंगे आपके पास 112A के, 112 और 111A वाले। ठीक है, जो कि आपके पास आते हैं 20% जो आता है लॉन्ग टर्म। फिर आता है आपके पास 112A वाला जो कि आता है आपके पास 10% एंड 20%। फिर आता है आपके पास यहाँ पर आता है आपके पास 10% एंड 12.5% जो कि नया रेट है अमेंडेड वाला, और 1,25,000 तक आपका यहाँ पर होता है एग्जेम्प्ट। और फिर आता है आपके पास यहाँ पर 15% एंड 20% अंडर 111A। ओके, तो ये जो रिस्पेक्टिव रेट्स है वो आपके पास यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, तीसरी एक मेन चीज़ यहाँ पर ये आती है कि भाई इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन जो आप पे करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या होने वाली है, पार्टनर्स को यहाँ पर दो चीज़ें रिसीव करते हैं वो। ठीक है, एक तो आपका शेयर, जो भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग बनता है वो आपको रिसीव होता है। दूसरी बात आपका यहाँ पर आता है, या तो आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है, सैलरी। ठीक है, एक तरह से सैलरी, कमीशन, किसी भी फॉर्म में आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो आता है यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है इंटरेस्ट। तो ये तीन ही टाइप की इनकम होने वाली है ना। यहाँ का पार्टनरशिप फर्म ने जो भी कमाया उसका हिस्सा आपकी सैलरी, और आपने फर्म पे जो कैपिटल दी है या फर्म को आपने लोन दिया है तो उस पर आपको ब्याज। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो पहली बात तो फर्म का जो हिस्सा है, लेट्स टॉक अबाउट शेयर। ठीक है, तो शेयर की मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर टैक्सेबल हो गया ना। फर्म ने चाहे वो बिजनेस से कमाया हो चाहे वो स्पेशल रेट से कमाया हो, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो चुका है। अब जबकि यहाँ पर टैक्सेबल हो चुका है तो जब ये हिस्सा आप यहाँ पर पार्टनर को देंगे तो यहाँ पर टैक्सेबिलिटी उसकी नहीं बनेगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। तो भाई पार्टनर के पास, पहले फर्म के पास देखते हैं। तो एक अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजंस आपको एक लिमिट दी गई है कि जिस लिमिट तक आपका जो इंटरेस्ट है और आपका जो रेम्यूनरेशन है वो फर्म को अलाउ होगा। अलाउ का मतलब है कि जो फर्म का नेट प्रॉफिट होगा वहां से उसको डिडक्ट करने को मिलेगा, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट। तो अब मैं बताता हूं आपको कि जितनी भी अमाउंट ये यहां पर आपको डिडक्ट करने को मिली है ना, ये अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल यहां पर हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज उठा के ये अमाउंट पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी यहां पर आपकी बन जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं, जब ये चीज हमने कर ली, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबिलिटी हो गई, और जो रह गया तो जो इस अमाउंट तक का था, इस अमाउंट से ऊपर का जो है वो यहां पर पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला। कैसे, लेट सपोज कि आपको इंटरेस्ट, सपोज क्या एक्चुअल में आपको इंटरेस्ट अलाउड है यहां पर 12%। ठीक है, लेकिन आपने एक्चुअल में इंटरेस्ट पे किया 15%। तो भाई देखो यहां पर एग्जैक्टली क्या वर्ड्स बोले गए हैं कि जितना अलाउ है, अलाउ कितना है 12%, जो यहां पर आपको करने को मिला। तो ये जो 12% है ये ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा। 3% जो ऊपर आपको पहले फर्म को अलाउ नहीं किया गया, यानी कि इस 3% से फर्म की इनकम ऑलरेडी ज्यादा आई, तो इस 3% को डिडक्शन ना लेते हुए यहां पर टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा, तो इसको दोबारा से इसके हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं कराई जाएगी। इसके हाथ में वही टैक्सेबिलिटी कराई जाएगी जिस अमाउंट से ये इनकम रिड्यूस हुई थी, यानी कि जो डिडक्शन आपको मिली थी। तो आई होप गाइज मैंने हर एंगल से आपको समझा दिया। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को हम फर्दर चर्चा करते हैं इस बात के ऊपर। अगर हम बात करें फिर रेम्यूनरेशन की,
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है ना, ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। इंटरेस्ट की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जिस दिन से आपका पार्टनरशिप डीड बनी है उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वही अलाउड होगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं किस तरीके से होगा। लेट सपोज कि आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपकी डीड बनी 1 जून को। अब 31 मार्च को जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे तो गाइज आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ यहीं तक का इंटरेस्ट पे करने दिया जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि इंटरेस्ट के केस में रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, डीड के बाद ही आपको पे होगा। ओके, और 12% तक ही आपको मैक्सिमम अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड है। आप कम रेट भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। रेम्यूनरेशन के केस के अंदर आप रेम्यूनरेशन सबसे पहली बात तो वर्किंग पार्टनर को ही पे कर सकते हो। फर्म के अंदर स्लीपिंग पार्टनर्स भी होते हैं जो कि सिर्फ पैसा लगाकर भूल जाते हैं या उनके नाम की गुडविल की वजह से फर्म चल रही होती है। जो एक्चुअल में फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जो रेम्यूनरेशन या कमीशन डिजर्व करते हैं, उन्हीं की रेम्यूनरेशन यहां पर अलाउड होने वाली है, ठीक है। तो भाई आपका वर्किंग पार्टनर वहां पर होना जरूरी है। दूसरा फिर आपको ध्यान में रखना है बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होने वाली है उसको। अब वो किस तरीके से होगी, तो भाई आपका लेट सपोज यहां पर भी अमेंडमेंट है, इसको याद रखना है कि ऑन फर्स्ट 6 लाख रुपीज आपका जो यहां पर होगा पहले, यानी जितना भी बुक प्रॉफिट आपका निकल के आया। बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, चलो पहले उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बुक प्रॉफिट आपका निकलेगा यहां पर कि भाई ये हम बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी, ठीक है। नेट प्रॉफिट पीजीबीपी जो आपने कंप्यूट किया, ठीक है, उसके अंदर से आप लेस कर दो आपका कैरी फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन और इस साल का डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब जो अमाउंट निकल के आई इसमें आपने पीजीबीपी निकालते समय रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट को रिड्यूस किया होगा, तो उसको ऐड बैक कर दो जितना भी था, सारा का सारा, चाहे वो 15% इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, प्लस इंटरेस्ट, ये यहां पर आपका ऐड बैक हो जाएगा। अब जो निकल के आया, दिस इज द बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स जो रेम्यूनरेशन है। ओके, अब इस चीज को देखते हैं। अब ये जो अमाउंट आया, लेट सपोज कि ये अमाउंट आपके पास आ गया 10 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 10 लाख में से पहले 6 लाख रुपए तक का, यानी कि 6 लाख रुपए का 90%, ओके, या फिर जो कि आता है आपके पास 5,10,000 रुपए, या फिर आपके पास क्या आ जाएगा यहां पर, और आपका 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए विच एवर इज हायर, तो आपका आ गया 5,10,000। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द इनकम है 4 लाख रुपीज का, इसका आपको 60% करना है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2,40,000 रुपीज। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2,40,000 प्लस में 5,10,000, दिस अमाउंट विल बी आपका जो रेम्यूनरेशन है जो आपको अलाउड किया जाएगा। सो दिस इज द कैलकुलेशन जिसको आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकाल लो बुक प्रॉफिट इस तरीके से, कुछ नहीं करना, जो पीजीबीपी की इनकम आई है उसमें से कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद रेम्यूनरेशन को ऐड बैक करना है। उसके बाद उस अमाउंट को उठाना है, उस अमाउंट के पहले 6 लाख रुपए तक 6 लाख रुपए का 90% या फिर 3 लाख रुपए फ्लैट अमाउंट दी गई है, उसमें से जो भी हायर होगा उसको रख लो। यहां पर रेस्ट ऑफ द इनकम, ये देखो यहां पर ये 12 लाख भी हो सकती थी, तो 6 लाख ले लेते हैं यहां पे। तो रेस्ट ऑफ द इनकम जो भी बनती है उसका 60% करके दिस टोटल इज विल कम डाउन टू द अमाउंट जो कि आपको अलाउड होगा एज रेम्यूनरेशन। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। एक तो जैसे हमने जो एओपी बीओआई के अंदर भी किया था कि अगर मान लो दिस इज फर्म, ठीक है, एंड दिस इज पार्टनर, तो जब अगर मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, और इसने इसको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, तो किन किन केसेस में आपको अलाउड होगा, किन किन केसेस में अलाउड नहीं होगा इसका डिडक्शन। तो वो क्या हो रहा है, अगर मान लो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है, ठीक है, और उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मिल रहा है, तो वो यहां पर अलाउड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको चेंज कर देते हैं सिचुएशन को थोड़ा सा। अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो पार्टनर है, उसने लोन दिया था और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी क्या होती है कि भाई आप एज अ फर्म किसी और फर्म की पार्टनर है, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव को किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस केस में वो अलाउड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम आपको याद रखने के लिए सिंपल सी चीज है, इसको यही रखना है कि जहां पर मिसमैच है कि आप पार्टनर किसी और कैपेसिटी के अंदर हो, आप पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में हो, लेकिन अर्न कर रहे हो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में,
या फिर आप पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में हो और अर्न कर रहे हो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, तो इस केस में तो इंटरेस्ट अलाउड है। लेकिन जिस कैपेसिटी में आप पार्टनर हो उसी कैपेसिटी में आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको अलाउड नहीं होगा। इस तरीके से यहां पर ये चीज हो जाएगी। अलाउड भी क्या होगा, वहां पर फिर आपकी जो लिमिट है वो लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी कि सेम कैपेसिटी में आपने लोन दिया, सेम कैपेसिटी में रिसीव किया। तो बेसिकली बात यही हो रही है कि एक ही इंसान दे रहा है, वही इंसान ले रहा है, तो वो एज अ पार्टनर उसने पैसा लगाया, उसको लोन नहीं मानेंगे। बट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं हूं कि मैं XYZ किसी भी फर्म का एक पार्टनर हूं, ठीक है, आई एम X, ओके। अब फर्म ने मेरी दूसरी फर्म को, जहां पे भी मैं पार्टनर हूं, वहां पर लोन दिया, ठीक है, और वहां पर जो इंटरेस्ट है वो रिसीव हुआ मुझे, मतलब लोन अलग है, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वहां पर ये लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैंने ही लोन दिया और मुझे ही इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो उस केस के अंदर ये लिमिट यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से ये चीज होती है। बस याद करने की कोशिश करो कि जहां मिसमैच है वहां पर आपकी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की बात जहां आती है, तो वहां पर देखो एक बात यही आती है कि अगर आपका जो लेट्स सपोज 3 पार्टनर थे, ठीक है, अब यहां पर एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो जब आप आगे बिजनेस कर रहे हो, इस सेकंड ईयर में आके मान लो इससे अगले साल में आप आए और वहां पर आपको पिछले साल का लॉस को कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड करना है, ठीक है, तो आप सिर्फ इन दोनों के शेयर का जो लॉस है उसी को कर पाओगे। जो पार्टनर मर चुका है या फर्म छोड़ के जा चुका है उसके शेयर को नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो डेथ के बाद इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, ठीक है, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ गया तो वो यहां पर एज इट इज आपको पूरा का पूरा शेयर आगे कंटिन्यू करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये सारे पॉइंट्स थे। तो इस वीडियो में गाइज इतना ही, पूरा का पूरा पार्टनरशिप के जितने भी प्रोविजंस थे यहां पर हमने कवर कर लिए हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।